नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं 23 फरवरी 2026 की तारीख पर। आज हम उन खास घटनाओं और डेटा पॉइंट्स पर नजर डालेंगे जो न सिर्फ दुनिया की तस्वीर बदल रहे हैं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत जरूरी हैं। तो तैयार हो जाइए, हम करंट अफेयर्स की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। तो सोचिए कि इस भविष्य के दिन में क्या हो रहा है। हम आज के सबसे जरूरी डेवलपमेंट्स को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि उनका विश्लेषण करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका हमारे आज और आने वाले कल पर क्या असर पड़ता है। ये एक एनालिटिकल नज़र होगी जो आपको सिर्फ फैक्ट से कहीं आगे ले जाएगी। तो 23 फरवरी 2026 की दुनिया में क्या हलचल है, कौन सी खबरें हैं जो आने वाले वक्त की दिशा तय कर रही हैं। चलिए आज की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी खबरों से ही शुरुआत करते हैं। ये है आज की मुख्य सुर्खियां और हर एक के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी है। हम देखेंगे कि कैसे भारत एआई की ग्लोबल रेस में अपनी जगह बना रहा है और साथ ही हिंद महासागर में एक लीडर की भूमिका में आ रहा है। हम एक जरूरी इकोनॉमिक इंडिकेटर में हुए बदलाव को भी समझेंगे जिसका असर पॉलिसी मेकिंग पर पड़ेगा। ये सभी घटनाएं भारत के भविष्य के लिए बहुत गहरे मायने रखती हैं। अब चलिए फटाफट कुछ उन जरूरी तारीखों पर नजर डाल लेते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं बल्कि ये भारत की संस्कृति, विज्ञान और युवा शक्ति की पहचान को दिखाती हैं। सबसे पहले 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। ये दिन 1975 में नागपुर में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की याद में मनाया जाता है। ये सिर्फ एक भाषा का जश्न नहीं बल्कि दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और विरासत के फैलाव का एक मजबूत प्रतीक भी है। इसके बाद आता है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के युवाओं में आत्मविश्वास जगाया और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। आज भी उनके विचार भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। और फिर है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये दिन सर सीवी रमन की ऐतिहासिक खोज रमन प्रभाव को समर्पित है, जिसके लिए उन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये दिन हमें भारत की वैज्ञानिक क्षमता और इनोवेशन की अहमियत की याद दिलाता है। तो देश में हो रहे इन सभी डेवलपमेंट्स का ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोजीशन पर क्या असर पड़ रहा है। आइए एक बड़े ग्लोबल इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन को देखते हैं और समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम आज कहाँ खड़े हैं। तो ये है ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 का स्कोरबोर्ड। ये एक बहुत ही ज़रूरी इंडेक्स है जो ये बताता है कि कोई देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस में कितना आगे है। जैसा कि साफ दिख रहा है, 82 के स्कोर के साथ अमेरिका सबसे आगे है और चीन ठीक उसके पीछे है। इससे पता चलता है कि एआई की दुनिया में पावर सेंटर कहाँ है। और यहाँ है भारत 32 के स्कोर के साथ छठे नंबर पर। देखिए, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो दिखाती है कि भारत एआई के मैदान में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि टॉप के देशों और भारत के स्कोर में एक बड़ा फासला है। ये हमें बताता है कि हमने तरक्की तो की है लेकिन अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। चलिए अब ग्लोबल स्टेज से वापस घरेलू मोर्चे पर आते हैं और ट्रेड को मापने के तरीके में हुए एक अहम बदलाव को समझते हैं। ये एक ऐसा टेक्निकल अपडेट है जिसका इकोनॉमी के एनालिसिस और भविष्य की नीतियों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स के लिए बेस ईयर को 2012-13 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, बेस ईयर एक बेंचमार्क की तरह होता है जिसके मुकाबले में हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मापते हैं। इसे अपडेट करने से ये पक्का होता है कि डेटा आज के आर्थिक हकीकत को सही ढंग से दिखाए। इससे पॉलिसी मेकर्स को सही जानकारी के आधार पर बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी। और एआई की बात करें तो देश में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। टाटा ग्रुप और ओपन एआई ने मिलकर भारत में एक बहुत बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये न सिर्फ भारत में एआई के डेवलपमेंट को रफ्तार देगा बल्कि रोजगार के बड़े मौके भी बनाएगा। हाँ, इसके साथ डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी जैसे चैलेंज भी होंगे जिनसे निपटना होगा। और अब हमारे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, हिंद महासागर में भारत का बढ़ता रोल। ये एक ऐसा इलाका है जो ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत इस क्षेत्र में अपने लीडरशिप रोल को कैसे निभा रहा है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं।
सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आईओएन्स आखिर है क्या। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी आईओएन्स इस इलाके के देशों की नेवीज के लिए एक कोऑपरेटिव फोरम है। इसका मेन मकसद है मेंबर देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना, आपसी भरोसा कायम करना और समंदर से जुड़ी चुनौतियों का मिलकर सामना करना। इस स्लाइड में जो जानकारी है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। भारत ने दूसरी बार आईओएनएस की अध्यक्षता संभाली है। पहली बार 2008 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब भारत ही अध्यक्ष था। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बढ़ते कद और उसकी लीडरशिप को साफ साफ दिखाता है। 34 देशों की मेजबानी करना, और वो भी विशाखापत्तनम में, जो हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है, ये भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कामयाबी है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लीडरशिप रोल है, ये दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री इलाकों में से एक की स्थिरता और सुरक्षा के लिए क्या मायने रखता है। ये भारत को इस क्षेत्र में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा मौका देता है, लेकिन इसके साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने और नॉन ट्रेडिशनल खतरों से निपटने जैसे चैलेंज भी जुड़े हुए हैं। आयोन्स की स्ट्रेटेजिक अहमियत को हम 3 लेवल पर समझ सकते हैं। पहला, ये आपसी सहयोग को बढ़ाता है, जैसे कि मेंबर देश मिलकर नेवल एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा, ये समुद्री सुरक्षा को पक्का करता है, जैसे सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती से निपटने के लिए इंटेलिजेंस शेयर करना। और तीसरा, ये नॉन ट्रेडिशनल खतरों जैसे अवैध तरीके से मछली पकड़ने या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मिलकर काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है। तो आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल हमारे सामने है, भारत की लीडरशिप में हिंद महासागर का स्ट्रेटेजिक भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, भारत इस अहम क्षेत्र में एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पर सोचिएगा जरूर।